हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे कि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो उसके नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप साथ में इसका जो भी प्रश्न अलग लगता है तो उसका साथ में अपने नोट्स में मेंशन ज़रूर करें उस प्रश्न को। और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब इससे कि आप सभी को पता चलता है कि किस प्रकार का जो एग्ज़ाम पैटर्न बनकर आएगा वो किस प्रकार का होगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। और आज हम हिंदी पीजीटी का हिंदी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2021 टीजीटी का पेपर सॉल्व किया है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। यदि कहीं किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें। 50 प्रश्न से आगे वाले प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी पीजीटी 2021 का पेपर को, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाग्य शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। प्रारब्ध है, नियत है और भवितव्य है और नियति है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सही। नियत शब्द नहीं है। नियत का जो अर्थ होता है वो इरादा होता है, इरादा, इच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से नियत शब्द इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है। यानी कि जो रचनाएं दी हुई हैं उनके मिलान करना है कि कौन सा जो रचना है उसका सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन है, ऋण जल, धन जल, रिपोतर्जा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, आवारा मसीहा, जीवनी है और जूठन एक संस्मरण है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 सही। जूठन संस्मरण नहीं है, यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये एक दलित साहित्यकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य के दलित साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। इन्होंने 1997 में प्रकाशित की थी। इसकी डेट जरूर याद करें आप लोग कि 1997, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। तो ये हमें बताना है कि संचारी भाव में जो छल है वो किसने माना है। ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, नागेंद्र हैं, देव हैं, बिहारी हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड सही। देव ने ही हिंदी जो छल है उसे संचारी भाव माना है, ठीक है। इसके साथ ही एक इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कृत में भानुदत्त, ठीक है। ये लाइन और याद रख लें, साथ में इसमें ऐड कर लें कि संस्कृत के जो भानुदत्त हैं इन्होंने भी संचारी भाव को उल्लेख किया है, ठीक है। और किया है हिंदी में देव ने, ठीक है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, तावे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। तावे के कीड़ा जो लघु नाटक है यानी कि एकांकी, ठीक है। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एकांकी, ठीक है, एकांकी को ही लघु नाटक नाम दिया जाता है। तो ये हमें बताना है कि किसका है। मोहन राकेश का है, भुवनेश्वर प्रसाद का है, राम कुमार वर्मा का, लक्ष्मीकांत मिश्र का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड सही। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने ही तांबे का कीड़े जो इनका एकांकी नाटक है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एकांकी नाटक लिखे हैं। देखना एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं, ठीक है। अमृत राय ने हंस पत्रिका में 1846 में प्रकाशित किया था। अतः ये असंगत नाटक है, ठीक है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इसकी व्याख्या के अकॉर्डिंग। यह एक असंगत नाटक है जिसमें ना कोई कथा है
और ना ही कोई मंचन का विधान। ठीक है, इसमें ना कथा का प्रयोग किसी कथा को लेकर किया गया है इस नाटक का जो रचना, और ना ही किसी मंचन यानी कि प्ले किया गया है। इसमें भय और मृत्यु का प्रतिशोध करने का एक सशक्त ढंग अभिव्यक्त किया गया है। इसमें भय और यानी कि मृत्यु और भय का जो अंतर्विरोध होता है उसको व्याख्यात किया है, उसे अभिनीत किया है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन का प्रयोग बताना है किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन है लड़के बोले, ये नहीं है। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, लड़के ने कहा, बाकी ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है पंत जी की रचनाओं जो पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, ऐसा किसने माना है। ये हमें बताना है कि सुमित्रा नंदन जो पंत हैं हमारे छायावादी के महानायक, 4 स्तंभों में एक पंत, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें हिंदी मतलब अंग्रेजी साहित्य के भाव और अंग्रेजी साहित्य का जो भाषा की लाक्षणिकता है वो बहुत उनकी रचनाओं में मिलता है। तो ये कथन किसने माना है। ऑप्शन है हमारे नागेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और रामविलास शर्मा हैं और बच्चन सिंह हैं। ये 4 ऑप्शन हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये माना गया है कि आचार्य पंत की जो रचनाएं हैं उनमें पल्लव और वीणा जो रचना है उसमें अंग्रेजी साहित्य का बहुत कुछ देखने को मिलता है, अंग्रेजी भाषा के लक्षण मिलते हैं, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, अपेक्षित वाक्य है, यानी कि हमें सही बताना है कि इसमें क्या किस प्रकार से हम इसे सही मान सकते हैं। तो एक है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक पूर्ण विराम है, एक अल्प विराम है, एक पूर्ण विराम है, एक पूर्ण विराम है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड आंसर हमारा सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपने क्या कहा, यहाँ पर हम एक विराम लगाएंगे अल्प विराम और इसके बाद हम वाक्य को पूरा करेंगे तो हमारा होता है पूर्ण विराम। तो इसी आधार पर एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम का जो सही है आंसर हमारा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो हमें बताना है कि अयोध्या सिंह हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस साहित्यकार के रूप में आए हैं। तो उनका जो ठेठ हिंदी का ठाठ रचना है वो किस प्रकार की है, काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, अनुवाद है। तो आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास है, साथ ही अधिकला फूल भी है, इनकी जो अधिकला फूल भी है 1907 में इनका दूसरा ये प्रकाशित हुआ है और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रकाशित हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा रत्नाकर, ठीक है, जोपम कथा, रत्नाकर जोपम कथा, बहुत ही थोड़े से हटके प्रश्न आते हैं। अब एग्जाम में नॉर्मल प्रश्न नहीं आते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेपर को यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके बाद एनालिसिस करें कि पेपर किस कैटेगरी का है और उसी कैटेगरी के आधार पर आप अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो आप इसी आधार पर एग्ज़ाम के आधार पर ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। महा यानी सिद्धि से है, वज्र यानी सिद्ध से है, नाथों से है या फिर जैनों से है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड सही, वज्रयान के जो द्वारा लिखी गई, जो वज्रयान सिद्ध थे उनके द्वारा जो लिखा गया है वही रत्नाकर जोपम कथा इनके द्वारा लिखी गई है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रबोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाला विद्वान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप लोग स्टार लगा लें इस पर और 2022 ज़रूर लिख लें। ठीक, 2022 इसको ज़रूर लिख लें, क्योंकि इसके बिना ये एग्ज़ाम के आधार पर बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, स्टार लगा के 2022 ज़रूर लिखें, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, ऐसा माना जाता है क्योंकि कबीर ने जहाँ तक है अपने साहित्य में बहुत चीज़ों का विद्रोह किया है, जाति पात का, नारी का, छुआछूत का, पंडित का, आडंबरों का, पत्थर पूजन का, बहुत सारी चीज़ों का, मतलब जितने भी हमारे समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं, लगभग उन्होंने सभी विसंगतियों का खंडन किया है, सभी का विद्रोह किया है। इसीलिए कबीर को कोई लोग विद्रोही कवि के रूप में भी मानते हैं। ठीक है, तो ये कथन बताना है कि किसका है। और तुलसीदास का साहित्य है वो प्रतिरोधात्मक है, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, बच्चन सिंह और रामलाल शर्मा, 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3rd सही। बच्चन सिंह के द्वारा ही ये कहा गया है कि जो कबीर का जो मतलब साहित्य है, कबीर के द्वारा जो साहित्य लिखा गया था, साहित्यिक आंदोलन किए गए थे, वो पूर्ण रूप से विद्रोह मूलक थे। साथ ही जो तुलसी के थे वो प्रतिरोधात्मक थे। ठीक है, ऐसा माना है आचार्य बच्चन सिंह ने। ठीक है, बच्चन सिंह का मानना है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, उर्दू आगत शब्द। ठीक है, उर्दू आगत शब्द है, कैसा है? फारसी है, अरबी है, पश्तो है या फिर तुर्की है? तो उर्दू जो शब्द है मूल रूप से याद रख लेना आप लोग, तुर्की शब्द के में ही आता है। जो उर्दू शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। इसके बाद अरबी फारसी का नहीं है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखें। जो उर्दू शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, मीरा की उपासना है। मीरा की उपासना किस रूप की थी? माधुर्य भाव की थी, सख भाव की थी, दास्य भाव की और वात्सल्य भाव की? तो हमारे हिंदी साहित्य में जो उपासनाएं की गई हैं, मूल रूप से 3 उपासनाएं की गई हैं, माधुर्य भाव, साख्य भाव और दास्य भाव। ठीक है, तो दास्य भाव हमारे तुलसीदास हैं, तुलसीदास दास्य भाव के, साख्य भाव सूरदास, माधुर्य भाव हमारी मीराबाई आ जाती हैं, मीराबाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे हिंदी जो साहित्य जो लिखा गया है भक्तिकालीन साहित्य, उसमें 3 प्रकार का जो भाव निकल के आया है लोगों के सामने, तो ये वही है। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। मीरा का जो उपासना है वो माधुर्य भाव से है, क्योंकि भगवान एक प्रीतम के रूप में इन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना की है। ठीक है, इसीलिए इन्हें माधुर्य भाव की जो इनकी उपासना मानी गई है। दूसरा प्रश्न है, कान्हा शब्द है। ठीक है, कान्हा शब्द है किस प्रकार का? तत्सम है, तद्भव है, अर्थ तत्सम है और अर्थ तद्भव है। तो आंसर हमारा 3rd सही हो जाएगा। कान्हा शब्द है ना पूर्ण रूप से तत्सम है ना पूर्ण रूप से तद्भव है, जबकि अर्ध तत्सम रूप की संज्ञा मानी गई है, के रूप में माना जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीत नाट्य नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इस पर स्टार लगा लें। ठीक है, 2022 के लिए। ठीक है, 2022 के लिए इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा के और अपने जहाँ नोट्स बना रहे हैं उसमें मेंशन कर लें। ठीक है, ऑप्शन है हमारे इसके, ऑप्शन है मैथिली जयशंकर प्रसाद का करुणालय। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, जयशंकर प्रसाद का करुणालय। इसके बाद मैथिली शरण का अनव, दूसरा है धर्मवीर भारती का अंधा युग और सुमित्रा नंदन पंत का ज्योतिषना। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा 4। ज्योतिषना है जो
सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी हुई है। यह एक गीत नाट्य नहीं है, बाकी ये तीनों ही रचना है गीत नाट्य हैं। 2020 के लिए आप सभी को ये 2022 के लिए इसको स्टार लगा के लिखना है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, ज्योतिषना। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भक्त काल के किस कवि ने बरबे नायिका भेद लिखे हैं। भक्ति काल में बहुत सारे कवि पैदा हुए थे और उन्होंने ये बताना है कि किस कवि ने जो बरबे नायिका भेदों का जो रचना की है वो किसने की है। ऑप्शन है हमारे रहीमदास जी हैं, रसखान हैं, नंददास हैं, कृष्णदास हैं, ठीक है। और तो आंसर हमारा हो जाएगा रहीमदास के द्वारा लिखा हुआ बरबे नायिका भेद बहुत ही फेमस रहा है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है। कान पर जू न रेंगने का हमें अर्थ बताना है। कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, या फिर कान के जू वालों तक जाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आंसर सही। यानी कि जो किसी चीज़ पर हमें बोलते हैं ना, किसी चीज़ को अनसुना करना, जू कान पर जू नहीं रेंगता, तो आंसर हमारा इसी आधार पर बिल्कुल सही है, 4। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन है ब्राचड़ है, मागधी है और पेशाची है, खस है। तो आंसर हो जाएगा जो हमारा जो खस अपभ्रंश है उसी का जो पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से माना जाता है। इसके बाद ब्राचड़ का जो है सिंधी भाषा का विकास होता है ब्राचड़ अपभ्रंश से। मागधी का होता है उड़िया, असमिया और बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी। और पेशाची का होता है पंजाबी और लहंदा, ठीक है। ये इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य की जो वो हिंदी भाषा की जो विभाजन है अपभ्रंश के आधार पर तो किया गया है, ठीक है। खस आंसर इसका सही हो जाएगा, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो हमने एक बार भाषा विभाजन समझाया है, और अगर किसी को डाउट होता है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर भाषा विभाजन नामक सूत्र वो वीडियो है उसको आप जाकर देख लेंगे, आपको पूरी तरीक़ा से सही समझ आ जाएगा किस प्रकार से भाषा विभाजन किया गया है हमारे भाषा साहित्य में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, पर्याय नहीं है। तो सरासन है, अशी है, कोदंड है, पिनाक है। तो आंसर हो जाएगा 2 सही। असी जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है धनुष का, बाकी ये तीनों ही धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक, ये तीनों ही। असी नहीं है, ठीक। इसके बाद असी नहीं है, आंसर इसका ये हो जाएगा, और बाकी ये तीनों इसके ऑप्शन हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद की जो रचना नहीं है वो हमको बताना है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीत पासना और पक्षी विलास। तो आंसर हो जाएगा 4 सही। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। मूल रूप से घनानंद 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं और इनकी टोटल जो रचना है वो 41 मानी गई हैं हिंदी साहित्य के रूप में, और लेकिन मूल रूप से 2 या 3 ही हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर कहीं व्याख्या की जाती है कि इनकी टोटल रचनाएं कितनी हैं तो 41 मानी गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इसमें ये उन रचनाओं के नाम हैं, अगर जिसको देखना हो वीडियो को पॉज करके देख सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना, तो कौन सा है। घड़े से पानी गिरना, पानी की कीमत को समझना, अत्यंत संकुचित हो जाना या अत्यंत लज्जित हो जाना। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा 4, अत्यंत लज्जित महसूस करना ही घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। चंद्रशेखर, चंद्रपाणी, चंद्रकांता, कांति और राजपुरुष। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। राजपुरुष ये एक तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में आता है राजपुरुष। और तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है और बहुब्रीहि समास में हमेशा अन्य पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगर कोई प्रधान होता है तो इसका अन्य कोई पद प्रधान होता है। यही बहुब्रीहि समास की पहचान है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जहाँ उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ पर अलंकार होता है। तो ये हमें बताना है कि जहाँ जिन पंक्तियों में, जिन रचना में उपमेय को निषेध करके उपमान की प्रशंसा की जाती है, उपमेय की प्रधानता की जाती है, स्थापना की जाती है, वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है। तो अपेक्षित उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, या रूपक अतिशयोक्ति होता है, या अपनहितुई होता है। तो आंसर 4 सही हो जाएगा। आंसर अपनहितुई अलंकार में ही उपमेय की को निषेध करके उपमान की प्रशंसा या स्थापना की जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हमें बताना है कि कौन सा है। तो तिष्ठे यू है, तिष्ठाव है, तिष्ठत है, तिष्ठेत है। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। तिष्ठे यू प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रश्न है विधिलिंग में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, ये उसकी रूप हैं विधिलिंग लकार की, तिष्ठत स्था धातु की। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। पतवार का पर्यायवाची हमें बताना, पतवार मतलब किनारा, और उसी का हमें पर्यायवाची बताना। अर्जुन है, और दुर्योधन है, कर्ण है, नकुल है। तो आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण को भी हम पतवार के रूप में मानते हैं। ठीक है, कर्ण आंसर हमारा हो जाएगा कर्ण। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। ठीक है, कार्य जहाँ कार्य नहीं होता है, कार्य का अभाव, कारण का अभाव होने के कारण कार्य की उत्पत्ति होती है, उसमें अलंकार कौन सा होता है। तो जहाँ कार्य न होने पर भी कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है। विभावना, कार्य न होने पर, कारण न होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो आंसर हमारा 3rd सही हो जाएगा, विभावना अलंकार। इसके साथ ही बर्वे छंद है। बर्वे छंद है, किस प्रकार का है। सम मात्रक छंद है, अर्ध सम मात्रक छंद है, विषम मात्रक छंद है, अर्ध विषम छंद मात्रक छंद है। तो आप आंसर हो जाएगा हमारा 2 सही। जो बर्वे है अर्ध सम मात्रक छंद है। ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। ठीक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, ये हमको बताना है। तो पागल कुत्ते का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ, एक शहर की मौत। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 सही, एक शहर की मौत ये इनका नहीं है। बाकी ये तीनों ही हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं। और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। आप लोग याद रख लें इस चीज़ को, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी हुई है। जबकि पागल कुत्ता, आवारा और पागल कुत्ते का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ, निम्नलिखित रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है। तो ऑप्शन है हमारे गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिंधी। 2 नहीं आती है, 2 हमारी आती है। अभी हमने बताया था सिंधी आती है ब्राचड़ में, अपभ्रंश में। ठीक है, ब्राचड़ अपभ्रंश
अपभ्रंश में माना जाता है सिंधी को, ठीक है। और लहंदा जो होती है वो पंजाबी की होती है और इसके बाद राजस्थानी, गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, ये तीनों ही हमारी सौरसैनी अपभ्रंश में आ जाती हैं, ठीक है। सौरसैनी अपभ्रंश में आने वाली ये भाषाएं हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला सही, ठीक। नहीं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो आंसर हमको नहीं देना है, तो सेकंड वाला सही है, ठीक है। अगर किसी को देखना है तो व्याख्या देख सकते हैं। सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी नहीं है, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, एक तत्सम शब्द है, ये हमें बताना है कि कौन सा एक जो तत्सम है वो कौन सा शब्द है। डांकनी है, तेल है, न्योछावर है, तर्जनी है। तत्सम शब्द है वो हमें बताना है। तो देखने से पता चल रहा है कि तर्जनी जो है एक तत्सम शब्द है, बाकी ये तद्भव शब्द हैं तीनों के तीनों, ठीक है। तद्भव हैं और जो नहीं है ये तत्सम है, ठीक है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, कालिदास चंदन घिसे निबंध किस लेखक का है। बहुत ही अच्छा, स्टार लगा दें आप लोग इस पर 2022 के लिए स्टार, ठीक है। लिख लें 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तुलसीदास चंदन घिसे, विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं और कुबेर राय हैं और शरद जोशी हैं। ये चारों के चारों जो रचनाकार हैं यानी कि साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं, ये चारों ही एक व्यंग निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। विद्यानिवास, हरिशंकर परसाई और कुबेर राय और शरद जोशी, ठीक है। तो आंसर है इसका तुलसीदास चंदन घिसे, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ ये निबंध है, ठीक है। शरद जोशी नहीं है और आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। ये हमें बताना है कि बूढ़े मुँह मुहासे किसका द्वारा लिखा हुआ ये रचना है। प्रहसन यानी कि व्यंग्यात्मक ये रचना है। तो राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल्ल हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एक, राधाचरण गोस्वामी के द्वारा ही लिखा गया है। बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे, ऐसा एक मुहावरा भी है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, यह एक व्यंग्यात्मक रचना है और राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। इसमें जो लिखा गया है ये क्या है, इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदारी के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं, ठीक है, और अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं, ठीक है। इसमें जो इसकी रचना है उसका जो साहित्य है, इसका जो मतलब कथा वस्तु है, उसमें हिंदी जो मुसलमान और हिंदू किसान और मुसलमान किसान दोनों ही मिलकर विद्रोह करते हैं इस रचना का और व्यंग्यात्मक रूप में। तो इसी को ये लिखा है राधाचरण गोस्वामी ने, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट बचे हुए जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो और यदि किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें और साथ ही लाइक ज़रूर करा करें वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि आपके जो लाइक होते हैं हमको मोटिवेशन देते हैं। तो इसी आधार पर आप एक लाइक ज़रूर करा करें। तो थैंक यू।